पूंजी खाते कौन कौन सी विधि से रखे जाते हैं? तो दो विधियां हैं, स्थिर यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और अस्थिर या परिवर्तनशील यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जहां बात होती है स्थिर पूंजी विधि की, वहां दो खाते बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील में केवल एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या इनकी उपयोगिता है, दो खाते और एक खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं स्थिर पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, कौन कौन से? जैसा कि अभी हमने बात किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पूंजी खाते और चालू खाते, ये दो खाते आपके बनाए जाते हैं। अब देखिए इनमें परिवर्तन क्या है। परिवर्तन ये है, अंतर ये है कि जो स्थिर पूंजी विधि होता है, इसके अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें केवल और केवल अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए अथवा पूंजी हटाई जाए तभी हम लेन देनों को दर्ज करते हैं। अन्य सभी लेन देन कहां दर्ज होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में दर्ज किए जाते हैं। अर्थात जब तक पूंजी लगाई ना जाए या पूंजी हटाई ना जाए, कैपिटल अकाउंट में कोई परिवर्तन, चेंजेस नहीं होता है। पूंजी खाते में केवल अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए और पूंजी हटाए जाने पर ही प्रविष्टि दर्ज की जाती है। अर्थात पूंजी खाते का शेष जो है वो स्थिर रहता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी लगाई ना जाए या पूंजी हटाई ना जाए। ये आपके स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाता बनाते हो, जो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो। जबकि जो करंट अकाउंट है, जो चालू खाता है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट के अंतर्गत आहरण पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस, लाभों में हिस्सा, हानि में जो भी हिस्सा आ रहा है, वो सभी का सभी कहां दर्ज होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्थिर पूंजी विधि, दो खाते कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए या पूंजी हटाई जाए, इसके अलावा कोई प्रविष्टि नहीं होगी। बाकी जो लेन देन है, आहरण पर ब्याज, आहरण, वेतन, कमीशन, लाभ में हिस्सा या हानि में हिस्सा, वो सभी पार्टनर्स करंट अकाउंट चालू खातों में दर्ज किया जाता है। जबकि अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी विधि में जहां हम बात करते हैं केवल एक ही खाता बनता है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब खाता एक ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सभी लेन देन उसी में दर्ज होंगे। सभी कौन से? चाहे अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए और हटाई जाए, ये तो आना ही है कैपिटल में। इसके अलावा आहरण पर ब्याज, आहरण, वेतन, कमीशन, साझेदारों को देय बोनस, लाभ या हानि में हिस्सा, वह भी आपका कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाएगा, जो कि स्थिर पूंजी विधि में करंट अकाउंट में जाता था। इस पूंजी विधि में एक ही खाता अर्थात पूंजी खाता बनाया जाता है। सभी समायोजन इस खाते में दर्ज किए जाते हैं, जैसे अतिरिक्त पूंजी, हटाई गई पूंजी, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, लाभ या हानि में हिस्सा, सभी समायोजन कहां दर्ज होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं इनकी फॉर्मेटिंग, यानी अकाउंट्स बनाए किस प्रकार से जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर पूंजी विधि में बनाया जाने वाला कैपिटल अकाउंट। हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि जो स्थिर पूंजी विधि है, इसके अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें केवल और केवल पूंजी लगाने और पूंजी हटाने की प्रविष्टि होती है, अन्य कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं होगी। ये देखिए प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस बीडी और ये आपका दिया गया है अंतिम शेष टू बैलेंस शीट। इसके अलावा क्या लेन देन है? या तो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए बाय बैंक या फिर पूंजी हटाई जाए टू बैंक। इसके अलावा कोई लेन देन कैपिटल अकाउंट में दर्ज नहीं होता है और इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी लगाई ना जाए या हटाई ना जाए। इमेजिन करिए कि ये दोनों ही लेन देन नहीं है, तो जो प्रारंभिक शेष होगा वही क्या होगा? आपका अंतिम शेष होगा। ये स्थिर पूंजी विधि। और दूसरा खाता कौन सा बनता है स्थिर पूंजी विधि में? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसका बैलेंस जो है डेबिट शेष भी हो सकता है और आपका क्रेडिट शेष भी हो सकता है। जबकि कैपिटल का क्या था? केवल और केवल क्रेडिट शेष।
इसके अलावा करंट में क्या आएगा, बाई P&L एप्रोप्रिएशन, साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक। बाई P&L एप्रोप्रिएशन, पूंजी पर ब्याज। बाई P&L एप्रोप्रिएशन, लाभों में हिस्सा। यानी साझेदारों में जो भी लाभ का वितरण है, चाहे वेतन, कमीशन, बोनस के रूप में हो, चाहे पूंजी पर ब्याज के रूप में हो, या फिर साझेदारों को जो लाभों में हिस्सा दिया जाता है, वह सभी कहां आएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट में। डेबिट में क्या आ जाएगा, आहरण, आहरण पर ब्याज, टू P&L एप्रोप्रिएशन, आहरण पर ब्याज, और हानि में हिस्सा। तत्पश्चात क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट शेष यानी टू बैलेंस शीट आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वो डेबिट शेष यानी कि बाई बैलेंस शीट आ जाएगा। ये आपका स्थिर पूंजी विधि, दो खाते, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पूंजी लगाई और हटाई, अन्य कोई लेन देन नहीं, जबकि करंट अकाउंट में वेतन, कमीशन, बोनस, ब्याज, लाभों में हिस्सा, आहरण, आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा, ये सभी मदें जो है दर्ज की जाती है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में भाई अकाउंट ही एक बनता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट में ही तो दर्ज होंगे, जैसे कि ये प्रारंभिक शेष दिया गया है, इसके अलावा अतिरिक्त पूंजी और हटाई गई पूंजी। अब देखिए यहां पर प्रारंभिक शेष यहां मैंने क्रेडिट में भी दर्शाया है और डेबिट में भी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो स्थिर पूंजी विधि होती है इसमें केवल और केवल क्या होता है, आपका क्रेडिट शेष होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। यानी हटाई गई पूंजी जो है कभी भी प्रारंभिक पूंजी से ज्यादा नहीं हो सकती है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में चूंकि सभी समायोजन इसी खाते में दर्ज होते हैं, तो पूंजी से ज्यादा अगर हानियां, अगर आहरण है, उसका डेबिट शेष भी हो सकता है। इन शॉर्ट, स्थिर पूंजी विधि में बनाया जाने वाला पूंजी खाता केवल और केवल क्रेडिट शेष दर्शाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में यह डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकता है। बाय बैंक अतिरिक्त पूंजी, टू बैंक हटाई गई पूंजी। ये आपके जब स्थिर पूंजी विधि होता है तो कैपिटल में आता है, अन्य सभी समायोजन करंट में आते थे, यहां कैपिटल में ही आएगा। बाय P&L एप्रोप्रिएशन, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, लाभों में हिस्सा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। इधर क्या आ जाएगा, आहरण, आहरण पर ब्याज और हानि में हिस्सा, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस शीट, और अगर डेबिट पक्ष की टोटल ज्यादा है तो डेबिट शेष यानी कि बाई बैलेंस शीट द्वारा हम इसे प्रदर्शित करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनते हैं, कैपिटल और करंट। सिर्फ पूंजी लगाना और हटाना तो कैपिटल में जाएगा, शेष सभी समायोजन करंट अकाउंट में। जबकि परिवर्तनशील में केवल एक ही खाता बनता है, सभी समायोजन जो है इसी में दर्ज होने वाले हैं। अब हम इनमें अंतर पर चर्चा करने वाले हैं, स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर या ऐसा कहें परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर। तो पहला अंतर तो यही हो गया, कौन सा, स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, कौन से, पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, कौन सा, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेजर डिफरेंस आ जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं स्थिर पूंजी विधि में आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ, हानि, ये सभी कहां दर्ज किए जाते हैं, चालू खातों में, करंट अकाउंट में। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो केवल पूंजी लगाना और पूंजी हटाना संबंधी प्रविष्टियां होती है, शेष लेन देन करंट अकाउंट में जाते हैं। जबकि अस्थिर या जो परिवर्तनशील पूंजी विधि है, इसमें आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ, हानि आदि सभी समायोजन कहां दर्ज होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाते में। मदेशे में है आहरण, वेतन, आहरण पर ब्याज, कमीशन, लाभों में हिस्सा, हानि में हिस्सा। स्थिर पूंजी विधि में आता है करंट अकाउंट में, और परिवर्तनशील में आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं जो स्थिर पूंजी विधि है, इसमें पूंजी खाते का शेष जो है हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, जब तक कि
पूंजी लगाई ना जाए या पूंजी हटाई ना जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई लेन देन दर्ज ही नहीं होता है। जबकि अस्थिर या परिवर्तनशील, देखिए नाम से स्पष्ट है, परिवर्तनशील यानी पूंजी खाते का जो बैलेंस है, जो शेष है, वह बदलता रहता है, कभी डेबिट तो कभी क्रेडिट, चेंज होता रहेगा। चाहे आप आहरण की एंट्री करो, आहरण पर ब्याज की एंट्री करो, लाभ में वितरण की एंट्री करो, सबसे क्या होता है, बैलेंस जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जबकि स्थिर पूंजी विधि में इन सब का कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे वो लाभ हो, हानि हो, आहरण हो, आहरण पर ब्याज हो या पूंजी पर ब्याज। केवल और केवल पूंजी लगाई जाए और हटाई जाए तभी बैलेंस चेंज होता है, अन्यथा बैलेंस चेंज नहीं होगा। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का जो शेष है सदैव जमा शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है, क्योंकि लगाई गई पूंजी से ज्यादा पूंजी नहीं हटाई जा सकती। जबकि अस्थिर या परिवर्तनशील में जो पूंजी खाता है उसका बैलेंस नाम या जमा, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, क्योंकि जितनी पूंजी लगाई गई है उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन आहरण हो सकता है। जो पूंजी लगाई गई है उससे ज्यादा हानि में हिस्सा हो सकता है, इस वजह से पूंजी खाते का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। जबकि स्थिर पूंजी विधि में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जितनी पूंजी लगाई जाए, भी मैंने और आपने मिलकर व्यापार किया, हमने 1-1 लाख रुपया व्यापार में पूंजी लगाई, तो क्या व्यापार से 2 लाख की पूंजी हटा सकते हैं क्या? जब पूंजी ही 1 लाख लगाई है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पूंजी नहीं हटेगी। लेकिन पूंजी अगर 1 लाख की लगाई गई है, वहां पर आहरण किए गए हैं, व्यापार लगातार हानि में चल रहा है, तो फिर उस पूंजी खाते का बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में सारी की सारी मदे जो ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वो कैपिटल के बैलेंस को डेबिट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात करेंगे जर्नल प्रविष्टियां जो है किस प्रकार से दर्ज की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जो लाभ हानि खाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि P&L अकाउंट बनाया जाता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना के लिए, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लाभ हानि नियोजन खाता है वह बनाया जाता है जो लाभ की राशि है। जो P&L अकाउंट का बैलेंस है उसे साझेदारों में किस प्रकार वितरित किया जाए, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है P&L अकाउंट? P&L अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करने हेतु। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? यह बनाया जाता है लाभों के वितरण हेतु, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि है कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट का जो शेष है वो लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। तो अगर जमा शेष है यानी कि शुद्ध लाभ है तो P&L अकाउंट को डेबिट करते हुए टू P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि खाते का जमा शेष अर्थात जो शुद्ध लाभ है उसका हस्तांतरण। तो देखिए P&L का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो बंद करना है तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कहां ट्रांसफर हो रहा है? टू P&L एप्रोप्रिएशन में। और बिल्कुल इसके विपरीत यानी कि P&L अकाउंट का अगर नाम शेष है, डेबिट शेष है, शुद्ध हानि है, तो डेबिट शेष है, बंद करने के लिए क्या होगा? क्रेडिट। ये P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रकार से जो है एंट्री जो है प्रविष्टि जो है आपकी दर्ज की जाएगी। ये क्रेडिट बैलेंस होने पर और ये आपका आ जाएगा डेबिट बैलेंस होने पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपन पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में। निश्चित रूप से एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्च के रूप में इसे क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों किया गया है? क्योंकि अगर साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पूंजी में वृद्धि करने वाला है, और पूंजी सामान्यतः क्रेडिट माना जाता है, तो वृद्धि के कारण उसको क्रेडिट करेंगे। अब आप बात करेंगे सर कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है, आप करंट अकाउंट भी आ रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा क्या करें, कैपिटल करें या करंट? तो प्रश्न में स्पष्ट सूचना होगी। अगर स्थिर पूंजी विधि है तो 2 खाते बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल में केवल और केवल पूंजी लगाने और हटाने की प्रविष्टि होती है, शेष सभी समायोजन कहां जाते हैं? आपके करंट अकाउंट में।
लेकिन अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि है तो चूंकि अकाउंट ही एक है कैपिटल, तो समायोजन कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो ये डिपेंड करता है प्रश्न में सूचना क्या है। पूंजी पर ब्याज स्थिर पूंजी विधि है तो करंट में जाएगा, परिवर्तनशील है तो कैपिटल में। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे कहां ट्रांसफर करना है आपको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। डेबिट है ना, ये आ जाएगा क्रेडिट, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और अगर देखा जाए तो दोनों अकाउंट्स एक ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट हो रहा है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, यानी कि यह खाता बंद हो चुका है। तो पीछे क्या बचता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि की जा सकती है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, यह अकाउंट बंद हो चुका है। क्या बचा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, चाहे तो ये दो प्रविष्टियां करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इस प्रकार से दो एंट्री की जाए, या फिर दोनों के स्थान पर एक ही प्रविष्टि कर दे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब बात करते हैं हम आहरण के संदर्भ में। तो साझेदार द्वारा जब भी आहरण किया जाए पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल खाता है, पाने वाला डेबिट टू क्या आ जाएगा? बैंक। और इस आहरण का क्या करना है? यह आहरण जो है साझेदारों के पूंजी खाते में उनके चालू खातों में हस्तांतरण होगा, यानी कि पार्टनर्स ड्राइंग्स जो डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स ड्राइंग्स, किसमें हस्तांतरण? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग्स अकाउंट तो देखिए बंद हो गया, तो पीछे क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहे तो दो प्रविष्टि करें, ड्राइंग्स टू बैंक, कैपिटल या करंट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स, नहीं तो दोनों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी जो है वो दर्ज की जा सकती है। वो क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से एक सिंगल प्रविष्टि भी जो है हम आहरण के संदर्भ में दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज जनरली हम जब 11th क्लास में थे हम आहरण की एंट्री पढ़ते थे आहरण पर ब्याज के संदर्भ में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पर आगे पार्टनर्स ड्राइंग्स लगा दिया। यही तो फर्क है, क्योंकि यहां पर अकेला व्यक्ति नहीं है, राम श्याम मोहन 3 हो सकते हैं, राम श्याम मोहन सुनील 4 हो सकते हैं, 5 व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनका नाम आगे आ जाएगा पार्टनर्स ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये तो कहां चला जाएगा? आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इसे हमें बंद करना है, अंतिम खातों में हस्तांतरण करना है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और जो पार्टनर्स ड्राइंग्स डेबिट हुआ है, ड्राइंग्स कैपिटल में हस्तांतरण होता है, यहां कैपिटल या करंट जहां पर भी हस्तांतरण होगा इसको अपन क्या कर देंगे? ट्रांसफर इसके संदर्भ में कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये पार्टनर्स ड्राइंग्स जो है आपका इस प्रकार से हस्तांतरण कहां चला गया? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बंद हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स ड्राइंग्स बंद हो गया कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब सार क्या बचा? एक तो बैलेंस बच गया कैपिटल या करंट अकाउंट का, दूसरा बैलेंस बच गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इन तीनों प्रविष्टियों के स्थान पर, इन 3 प्रविष्टि के स्थान पर एक प्रविष्टि की जा सकती है, और वो क्या बचेगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रकार से जो है एक एंट्री या प्रविष्टि दर्ज की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? साझेदारों को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक के संदर्भ में एक्सपेंडिचर है, डेबिट करेंगे। ये पार्टनर सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन डेबिट। और इससे क्या होता है? साझेदारों की पूंजी में वृद्धि या कमी। मैं पार्टनर, मैंने अपने व्यापार में 1 लाख रुपया लगाया और वहां से मुझे 10,000 रुपए वेतन मिल रहा है सालाना, तो मेरा पूंजी का बैलेंस 90,000 हो जाएगा क्या? नहीं, 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपया जो मैंने व्यापार में लगाया है और 10,000 रुपए जो मुझे वहां से वेतन मिलना है, टोटल मेरी पूंजी 10 हो जाएगी। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट। और ये कहां चला जाएगा? पार्टनर सैलरी, ये चला जाएगा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर
एक प्रविष्टि कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन खाता बंद हो चुका है। डेबिट वापस क्रेडिट, बचा क्या? P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल या करंट अकाउंट। दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये साझेदारों को जो भी वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक दिया जाता है। अब किसी प्रकार का सामान्य संचय बनाया जाए, जनरल रिजर्व बनाया जाए, क्या प्रविष्टि करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। अब आप बात करेंगे जनरल रिजर्व होता क्या है, तो फर्स्ट तो हम इसको 11th में क्लियर कर चुके हैं। फिर भी मैं यहां पर वन लाइन में बता देता हूं कि व्यापार में जो भी लाभ होता है उसका हम पूरा उपयोग नहीं करते हैं, उसमें से कुछ राशि बचा ली जाती है भविष्य में होने वाली आकस्मिकताओं, हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए। अगर 100 रुपए का लाभ हुआ, पूरा का पूरा साझेदारों में वितरित हो गया, तो किसी वजह से अगर मंदी काल आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है, व्यापार हानि में चला जाता है, तो क्षतिपूर्ति कहां से होगी? इसलिए हम लाभ में से एक राशि बचा लेते हैं जो हम सामान्य संचय में ट्रांसफर करते हैं भविष्य में होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। शेष जो भी लाभ हानि बचेगा कहां जाएगा? साझेदारों में वितरित किया जाएगा। कौन से अनुपात में? लाभ हानि वितरण अनुपात में। और अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है या किसी प्रश्न में लाभ हानि विभाजन अनुपात आपको नहीं दिया गया है, तो यह मानते हुए कि संलेख नहीं बना, लाभ हानि को बराबर डिस्ट्रीब्यूट आप करने वाले हैं। फर्स्ट, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है वह अनुपात अगर नहीं हो तो फिर बराबर का। तो अगर लाभ है तो क्या संबंध में प्रविष्टि क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल या करंट अकाउंट। स्थिर पूंजी विधि है तो करंट में, परिवर्तनशील है तो कैपिटल में। और अगर हानि है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हानि की स्थिति में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज उसी कंडीशन में दिया जाता है जब व्यापार लाभ की स्थिति में हो। साझेदारों को वेतन, कमीशन उसी स्थिति में दिया जाएगा जब लाभ की स्थिति में, हानि होने पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो ये क्या आ जाएगी? आपकी जो जनरल प्रविष्टियां हैं, किस प्रकार से P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी, किस प्रकार से पूंजी खाते में जाएगी, चाहे वो आपका कैपिटल अकाउंट हो या फिर जो है आपका करंट अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है? देखिए, P&L अकाउंट शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना के लिए बनाया जाता है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी लाभ का साझेदारों में वितरण किस प्रकार से किया जाए उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? सबसे पहले तो हम शुद्ध लाभ ले आएंगे बाय P&L, और लॉस है तो टू P&L नेट लॉस। अब क्या करेंगे? इस लाभों का साझेदारों में वितरण, जो साझेदारों को दिया जा रहा है, यानी वेतन, कमीशन, बोनस के रूप में, पूंजी पर ब्याज के रूप में, या लाभों का साझेदारों में वितरण। और साझेदारों से जो प्राप्त किया जा रहा है, यानी आहरण पर ब्याज या जो भी हानि में हिस्सा है, क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पूंजी पर ब्याज, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, टू जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में किसी राशि का जो हस्तांतरण किया जाता है, इसके अलावा लाभों का वितरण। तो क्रेडिट पक्ष में क्या आ जाएगा? आहरण पर ब्याज बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आपका हानि में वितरण। कैपिटल या करंट दोनों क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर स्थिर पूंजी विधि है तो यहां करंट अकाउंट इफेक्टिव होगा, और अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि है तो यहां पर आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रभावित होने वाला है। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लाभ हानि नियोजन खाता, जो लाभों का साझेदारों में वितरण हेतु तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो इस प्रकार से दर्ज होनी है। लाभों का वितरण जैसा कि साझेदारी संलेख में उल्लेख किया गया है, और संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर किया जाएगा। तो इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही, टॉपिक को नेक्स्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।